तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको किस्सा सुनाएंगे मुंबई क्राइम ब्रांच के उस लॉकअप का जिसको अगर एक ज़माने में म्यूज़ियम बना दिया जाए तो उस कमरे के अंदर क्या क्या तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। जरा आप नाम सुन लीजिए उन लोगों के। 1970 में मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी वर्कर्स कॉटन मिल टेक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक करवाने वाला डॉक्टर दत्ता सामंत, जो मेंबर पार्लियामेंट बने, एमएलए बने, और जिस एक शख्स की वजह से पूरे मुंबई का इंडस्ट्रियल और वर्कर्स कल्चर बदल गया। जहाँ एक ज़माने में मिलों की चिमनियों से निकलता हुआ धुआं मीलों तक नज़र आता था, चहल पहल थी, हर वर्कर खुश था। हर मिल के अंदर एक वर्कर्स कॉलोनी हुआ करती थी, हज़ारों लाखों लोगों को रहने का घर मिला हुआ था। उनके घर में चूल्हा जलता था, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा का प्रबंध होता था। लेकिन वो 4 साल की लंबी चली स्ट्राइक ने मुंबई में 4.5 लाख के करीब बेरोज़गार पैदा कर दिया और साथ में एक नई ब्रीड ऑफ क्रिमिनल्स खड़ा कर दी, जिसमें से अरुण गवली, बाबू रेशम, रमा नायक और कितने सारे और हज़ारों वो बेरोज़गार यंगस्टर जिनके हाथों में एक बार काम करने के औजार हुआ करते थे। वो चाकू, छुरा, तलवार, रिवाल्वर, पिस्टल, AK-47 लेके घूमने लगे। पूरी मुंबई का हुलिया बिगड़ गया। 90% मिल्स मुंबई से बंद होके गुजरात या दूसरे हिस्सों में चली गई और एक शख्स जिम्मेदार, दत्ता सामंत। आज भी आपको बहुत सारी बंद पड़ी मिलों के बाहर दत्ता सामंत के नाम के बोर्ड लगे मिल जाएंगे, जिनको शायद जंगाल खा गया या उनके लिखे हुए अक्षर जो थे वो मिटने के कगार पर हैं। ये दत्ता सामंत उसी क्राइम ब्रांच के, जिसको VIP सेल कहा जाता था, वहाँ पे महीनों तक बंद रहा था। आगे चलते हैं। उसके बाद चार्ल्स शोभराज का नाम आपने सुना। तिहाड़ जेल से भाग गया, पकड़ा गया। उसके बाद नेपाल चला गया, नेपाल में जाके पकड़ा गया, आधी उम्र जेल में काटी। उसके बाद फिर हिंदुस्तान आ गया, फिर तिहाड़ में रहा और उसके बाद फिर भाग गया तो गोवा से जाके उस समय के इंस्पेक्टर मधु रेड्डी ने पकड़ा और उसके साथ इंस्पेक्टर संकट, जो रेलवे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, बहुत मेहनत से गोवा के ओक कैरो रेस्टोरेंट पर, वो मांडवी रिवर के नज़दीक बहुत नामचीन रेस्टोरेंट है, वहाँ से पकड़ा गया। वो कहानी और किस्सा हम आपको 3-4 बार सुना चुके। तो उसी क्राइम ब्रांच के उसी कमरे में, उसी सेल में एक दीवार पे इसकी तस्वीर भी लगी होती, अगर कहीं वहाँ तस्वीरें लगाने का रिकॉर्ड होता, दस्तूर होता तो। चार्ल्स शोभराज। आगे चलते। संजय दत्त का नाम किसने नहीं सुना। 93 के ब्लास्ट में घर में AK-47 रखना, साथ में और हथियार रहना, दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस के कहने पे हथियारों का ज़ख़ीरा एक मारुति वैन में अपने घर में रखना। पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट सुनील दत्त का बेटा, सुनील दत्त के घर में पाकिस्तान से आए इल्लीगल हथियार रखे और टाडा के तहत अल्टीमेटली गिरफ्तार हुआ। वो स्टोरी आपको मालूम है, मैंने शाया की थी। संजय हैज़ अ गन, संजय हैज़ एन AK-56। वो संजय दत्त भी इसी सेल में, इसी कमरे में कई महीनों तक बंद रहा। एक बार नहीं, कई बार जमानत होती थी, थोड़ी देर घर गया, फिर कैंसिल होगी, फिर आ गया, फिर बंद रहा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो क्राइम ब्रांच में
संजय दत्त को सहूलतें दिलवाने के लिए सुनील दत्त ने इतना पैसा खर्च कर दिया जितना शायद संजय दत्त ने उस उम्र में अपनी फिल्मों से नहीं कमाया होगा। तो उसी कमरे के एक दीवार पे एक तस्वीर लगी होती एक्टर संजय दत्त की। बात दूसरी है कि वो टाडा थे, उसका केस हटा के आर्म्स एक्ट में लगा दिया गया और पूरा मुंबई ब्लास्ट केस जब सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ तो सबसे बड़ी राहत सिर्फ संजय दत्त को मिली थी। बाकी सब लोगों पे टाडा के नीचे केस चला और अकेले संजय दत्त के ऊपर आर्म्स एक्ट का केस, 7 साल की सज़ा भुगती, बाहर में आके फिर एक्टर का एक्टर। तो ये तस्वीर भी आपको उस सेल म्यूज़ियम में लगी मिलती अगर वहाँ तस्वीर लगाने की इजाज़त होती तो। और उसके बाद मुंबई में हमलों का सबसे बड़ा आरोपी, 350 से ज़्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों इंजर हुए। 3 दिन तक मुंबई में अफरा तफरी मची रही। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने अटैक किया था, आपको याद है। उस हमले में भी एक आदमी जो बचा था अमजद कसाब, वो आदमी उसी सेल में रखा गया था जब उसको मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास एएसआई तुकाराम ऊंबले ने अपनी जान की बलि देकर इसको पकड़ा था। इसकी AK-47 को नहीं छोड़ा और 40-50 गोलियां उस आदमी के पेट में लगी, लेकिन उस शहीद ऊंबले ने बंदूक नहीं छोड़ी। अगर वो अपनी जान की आहुति नहीं देता, इसकी गन छोड़ देता, तो शायद अजमल कसाब पुलिस के हाथ भी नहीं लगता और समुद्र के रास्ते भाग निकल गया होता, जिसकी फिराक में वो वहाँ आया था। हालांकि उसका साथी इस्माइल वो उसी जगह पे उसी गाड़ी में मारा गया था। तो वही अजमल कसाब जिसकी इतनी लंबी उसकी वो केस चला, उसके लिए जेल के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ी। जब उसी कोर्ट में जेल के अंदर जाके उसका केस सुनते थे, उसके सेल से लेकर कोर्ट रूम तक एक सुरंग बनाई गई थी बुलेट प्रूफ, ताकि उसको जेल के अंदर कोई मार नहीं सके। ISI ना पाकिस्तानी एजेंट उस जेल पे हमला करके इसको छुड़ाने की या मारने की कोशिश ना कर सके। वो अजमल कसाब जिसका केस दुनिया भर में इतने लोगों ने देखा, उसकी हियरिंग जो डे टू डे बेसिस पे होती थी, उसको जितनी कवरेज दुनिया में मिली या कहते हैं दुनिया में, वो तीसरे नंबर का ऐसा केस था जिसकी प्रोसीडिंग्स को लोगों ने अखबारों में पढ़ा और TV पे देखा। वही अजमल कसाब पाकिस्तान से आया 19-20 साल का लड़का, जिसको ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। और जब उसको पकड़ा गया था, उसको गोलियां, उसके जो हाथ में चोट आई थी, गोली लगी थी। इलाज के बाद उसकी पहली इंटेरोगेशन जो राकेश मारिया ने की थी, वो भी इसी सेल रूम में की गई थी। वो छोड़ी। उसके अलावा थोड़े दिन पहले हमने आपको एक एपिसोड सुनाया था कि उल्हासनगर के डॉन कम पॉलिटिशियन पप्पू कालानी, जो लगातार 5-6 बार MLA जीतता रहा, कभी कांग्रेस की तरफ से, कभी नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP से, कभी इंडिपेंडेंट और कभी RPI से। लेकिन पार्टियां बदली, लेकिन MLA शिप नहीं छोड़ी। JJ हॉस्पिटल शूट आउट केस में ये क्रिमिनल्स को जिन्होंने गोलियां चलाई थी, वहाँ शैलेश हल्दनकर को मारा था, और उसमें उत्तर प्रदेश से जो लोग आए थे, हायर्ड क्रिमिनल, जिनको दाऊद इब्राहिम ने हायर किया था, उनमें से एक आरोपी राय को गोली लगी थी। उसको हॉस्पिटल से भगाने में, उसको गाड़ी मुहैया कराने में, गुजरात में उसका इलाज करवाने में, और जो उत्तर प्रदेश से इस्मात सिंह ठाकर और लोकल इसके पास लोग थे गिरक्का पट्टी जैसे, उनको पनाह देने के आरोप में पप्पू कलानी MLA, जो सिटिंग MLA था उस समय 92 में, उसको पकड़ के जब क्राइम ब्रांच लाई थी,
पप्पू कलानी को भी इसी सेल में 2 महीने तक रखा गया था। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट सेल है। इसके अलावा जितने बड़े शातिर मुजरम मुंबई के क्राइम ब्रांच ने पकड़े, उनमें से बड़े आरोपी इस एक कमरे में रखे जाते थे। अब इस कमरे में खास क्या है? इसकी 2 खासियत हैं। एक तो ये कमरा बहुत सिक्योर है। मुंबई में जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, उस कंपाउंड के अंदर एक क्राइम ब्रांच की पुराने ज़माने की इमारत है। उस पुराने ज़माने की इमारत जिसमें जॉइंट सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एसीपी और पूरी 9-10 यूनिट्स बैठती हैं, उसके बिल्कुल साथ लगता हुआ एक ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है। उसके सामने बैरक्स है, छोटी, जैसे आर्मी की बैरक्स होती हैं, उसमें भी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बैठते हैं। तो वो 3 मंजिली जो इमारत है, वो उसके ऊपर वाले जो 1.5 फ्लोर हैं वो लॉकअप में तब्दील किए गए। ग्राउंड फ्लोर पे स्टोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर में आधा जो पोर्शन है सीढ़ी के लेफ्ट साइड वाला, वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बैठते हैं। और एक ज़माने में वहाँ इंस्पेक्टर महाबोले और उसके बाद इंस्पेक्टर महाले जो बलात्कार केस के इंचार्ज थे, वो वहाँ बैठा करते थे। और उसके सामने वाला जो आधा पोर्शन था, वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स का लॉकअप था। और उस लॉकअप में अरुण गवली, छोटा राजन, अमर नायक, बड़ा राजन, कालियान थनी, कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है जो पहले फ्लोर के उस बैरक में, उस सेल में नहीं रहा। लेकिन वहाँ पे उस सेल में एक एक सेल, छोटे छोटे सेल बनाए हुए, और एक एक कमरे में 3-3, 4-4 आदमी रख देते थे। आपस में लड़ते फिरते रहते थे, गालियाँ देते थे। कोई पंखा नहीं है, कोई अंदर कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मंजा बिस्तरा नहीं, फ्लोर पे सोना पड़ता है। लेकिन जो ऊपर वाले फ्लोर पे, जो सेकंड फ्लोर है, उसमें आधा फ्लोर ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स का है और आधा जो फ्लोर है वो वीआईपी सेल्स हैं। वीआईपी सेल्स इसलिए कि उस वहाँ पे एक कमरा जो है वो स्पेशल ब्रांच के कब्ज़े में है। मुंबई पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच है जो फॉरेनर्स का मामला देखती है। वीज़ा के लिए एप्लीकेशन, आपकी इंडियंस ने जो पासपोर्ट अप्लाई करना होता है उसकी शनाख्त करनी, जो लोग बाहर से आते हैं वहाँ पे उनकी एंट्री होती थी एक ज़माने में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए लोगों की। कोई ओवर स्टे कर जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको उसी सेल में रखा जाता है। तो फॉरेनर्स के लिए वो सेल थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। 12 फीट बाई 15 फीट का सेल है। तो एक आदमी उसमें बड़ी आसानी से घूम फिर सकता है, आराम से लेट सकता है, लेकिन और कोई फैसिलिटी उसमें नहीं है। उसके साथ में एक और सेल है। अगर ज़्यादा फॉरेनर्स आ जाएं तो दूसरा सेल भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉर्मली एक सेल जो है वो खाली रखा जाता है, क्योंकि फॉरेनर कभी भी पकड़ा जा सकता है। वो एयरपोर्ट से पकड़ा गया किसी क्राइम से, जो क्राइम ब्रांच के हवाले आ गया, अब उसको आप ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के साथ नहीं रख सकते, इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनके चलते हुए। तो उनके लिए ये स्पेशल 2 बड़े सेल बना के रखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि इतने फॉरेनर आते नहीं उस सेल में, इसलिए एक सेल को इंडियन वीआईपीज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये उस सेल की कहानी है, बहुत लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन आरोपी उसी सेल में रहे और बहुत से लोग जो इसके पहले भी बड़े सीरियस फ्रॉड में पकड़े गए, उनमें कुछ फॉरेनर भी थे, उनको भी उसी सेल में रखा गया। तो दोस्तों देखिए कैसे कुछ खास कमरे इसी किस्म के खास सेल खास क्यों हो जाते हैं। वही क्रिमिनल जब छोटे क्रिमिनल थे, जब उनकी धुलाई हुआ करती थी, जब क्राइम ब्रांच वाले पकड़ के लाते थे, तो उनको फर्स्ट फ्लोर के लॉकअप में रखा जाता था,
जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जहाँ बैठते थे उनके सामने वाले आधे पोर्शन। और उस लॉकअप में मुंबई का कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है, दाऊद इब्राहिम से लेके छोटे से छोटे तक, जो उस लॉकअप में ना रहा हो। लेकिन जब वो क्रिमिनल बड़े हो जाते, जैसे अरुण गवली जब छोटे लेवल पे गिना जाता तो उसको वहाँ रखा जाता था, और जब उसको कारपोरेटर बन गया, उसकी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, बाद में एमएलए बन गया, एक गैंग का लीडर बन गया, उसकी जान को खतरा होने लगा, कोर्ट कचहरी में एप्लीकेशन दे दिया कि मुझे खतरा है कि क्राइम ब्रांच मुझे किसी एनकाउंटर में मार देगी, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते थे। लेकिन प्लीज़, ताकि कल को कोई इल्ज़ाम नहीं लगे हमारे ऊपर, तो ऐसे लोगों की तरक्की करके उनको वो सेकंड फ्लोर वाले लॉकअप में भेज देते थे, अगर वहाँ पे वो खाली है उन दिनों में। तो ये एक स्टेटस सिंबल समझा जाता था कि आप जिस आरोपी को मिलने जा रहे हो वो सेकंड फ्लोर वाला रिमांड पे है या फर्स्ट फ्लोर वाला है। तो ये बड़ी अजीब बात होती थी, ये इनके लिए स्टेटस स्टैंडर्ड सिंबल हुआ करता था। जब अरुण गवली के ऊपर एक बार एक पुलिस वाले ने हमला करने की सोची थी, जो शशि रासम का रिश्तेदार था और वो पुलिस में था, उसकी ड्यूटी उसी लॉकअप में लगी हुई थी, और रात को जब अरुण गवली अकेला उस वीआईपी सेल में सोया हुआ था, तो एक बार उस आदमी के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अरुण गवली को ख़त्म कर दूं। वो किस्सा भी हम आपको सुना चुके। तो दोस्तों, वो किस्सा भी उसी सेल का है। उसके पहले अरुण गवली जब छोटा क्रिमिनल था, क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम नहीं बना था, तो उसको कितनी बार उसी क्राइम ब्रांच के लॉकअप के नीचे ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ स्टोर्स हैं, उसके बैक साइड में एक इंटेरोगेशन रूम है, और उस इंटेरोगेशन रूम में कोई ऐसा बदमाश मुंबई का नहीं है जो आज बड़े बड़े डॉन बने हुए हैं, जिसकी वहाँ पिटाई नहीं हुई हो, जिसकी चीखने चलाने की आवाज़ें उस बंद इंटरोगेशन रूम में चुप होके नहीं रह गई। उससे वहाँ से आवाज़ बाहर निकलती नहीं थी, इतना बढ़िया वो बनाया हुआ था इंटरोगेशन रूम। और इतनी मार पड़ती थी कि कई दिन तक वो लोग चल नहीं सकते थे, और मार के अलावा उनको साइकोलॉजिकली इतना नीचा दिखाया जाता था कि आधे क्रिमिनल तो शर्म से मर जाते थे। उसी इंटरोगेशन रूम में एक सेरेमनी की जाती थी जिसको कहते थे चेहरा पट्टी, मीन मुँह दिखाना। वो अरुण गवली, हालांकि सबको मालूम होता था कि कौन है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल ले लो, अरुण गवली को अगर वहाँ लाया गया है, उसकी धुलाई वलाई करने के बाद सब यूनिट के ऑफिसर और कांस्टेबल्स को बुलाया जाता था कि आओ और एक एक आदमी आके देख लो कि आज के दिन में अरुण गवली की शक्ल किस किस्म की है, कल आपको कहीं ढूंढना पड़े तो इसका चेहरा अच्छी तरह से देख लो ताकि आप इसको पहचान सको। इसी तरह जितने क्रिमिनल आते थे, धुलाई करने के बाद उनकी चेहरा पट्टी करवाई जाती थी, और चेहरा पट्टी करने वाला हर ऑफिसर और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सिपाही जो भी आते थे, सब 2-4 गालियाँ देते थे और 2-4 थप्पड़ मार के जाते थे। आप अंदाज़ा लगा लो, अगर 150 आदमियों ने चेहरा पट्टी की तो 2 थप्पड़ भी लगाए हैं तो 300 थप्पड़ तो वो स्टाफ वाले लगा जाते थे, सिर्फ आदमी का मनोबल तोड़ने के लिए। उसके बाद मार इतनी पड़ी होती थी कि चलना नहीं होता था। उसके बाद उनको कहते थे चल के दिखाओ, और जब वो चलते थे तो जो वहाँ पे ऑफिसर कांस्टेबल मौजूद होते थे वो ताने कसते थे उनके ऊपर के वाह क्या हेमा मालिनी की चाल है, वाह क्या माधुरी दीक्षित की चाल है। इस तरीके से इन क्रिमिनल्स को मखौल करते थे। वो टॉर्चर चैम्बर, फिजिकल टॉर्चर तो होता ही था, कई मौतें भी हुई हैं वहाँ पे कई बार, लेकिन वो खुर्द बुर्द कर दिया जाता है। कुछ केसेस होते हैं उनको मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन वो समय ऐसा था कि
इंटरोगेशन के साधन इतने बढ़िया नहीं थे। आपको सबको सुन के मुँह से बुलवाना पड़ता था। आज की तरह ये नहीं कि उसके मोबाइल फ़ोन पे लोकेशन देखी तो उनको पता चल जाता था कि वो क्रिमिनल कौन से इलाके में है, तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं। तभी क्रिमिनल बताते नहीं थे और पुलिस को मार कूट करके ही ये सब निकालना पड़ता था, उगलवाना पड़ता था। और उसके अलावा एक और भी छोटा सा कमरा था जिसको कहते थे कच्चा रिमांड रूम, मतलब वो लोगों को वहाँ रखा जाता था जिनका अभी फॉर्मल अरेस्ट नहीं किया गया, जिनका कोर्ट से कोई ऑफिशियल रिमांड नहीं लिया गया, उनको वैसे ही रखा हुआ है। उनमें से जो लोगों का कोई बड़ा रोल पाया जाता था उनको अरेस्ट कर लिया जाता था 2-4 दिन की पूछ पड़ताल के बाद, और जिनका कोई रोल नहीं होता था उनको छोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि हर आदमी को पकड़ा, केस दर्ज किया, पर्चा दर्ज कर दिया और लटका दिया कोर्ट कचहरी के केस में। तो जिनके पास सबूत मिलते थे उनको तो पकड़ के रेगुलर रिमांड ले लेते थे, जिनके पास अभी इनका इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई होती थी उनको उस कच्चा रिमांड रूम में रखा जाता था। ये क्राइम ब्रांच के वहाँ पे जो तौर तरीके थे पुराने ज़माने में, आजकल तो बहुत कुछ बदल गया, इंटरोगेशन के तरीके बदल गए, इंटरोगेशन करने के साधन बदल गए, लेकिन तभी नहीं था। इसी तरह उस रूम में अमर नायक की भी हाजिरी रही है, कालिया इंतहानी भी वहाँ पे रहा है, और बहुत सारे और लोग, छोटा राजन, बड़ा राजन, ये सब लोग उन्हीं कमरों में रहे हैं। ढोलकिया ब्रदर्स भी रहे हैं। और कीर्ति अंबानी रिलायंस ग्रुप का बहुत बड़ा ऑफिशियल था। एक बार वो जो उसके जो एक इनके बिजनेस प्रतिद्वंदी थे नुस्ली वाडिया, बॉम्बे डाइंग वाले, उनको कुछ नुकसान पहुँचाने की साजिश रची जा रही थी। उस केस में क्राइम ब्रांच ने कीर्ति अंबानी को अरेस्ट किया था। तो कीर्ति अंबानी की फ़ोटो भी उसी एक दीवार पे लगनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक कीर्ति अंबानी की ज़मानत नहीं हुई थी। और उसके साथ भी प्रिंस बाबरिया था जो बैंड चलाता था, उसको भी उसी केस में पकड़ा था। तो दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये उस सेल की एक अपनी हिस्ट्री है। कल जब मैं पुरानी बातें कुछ पुराने ऑफिसर से कर रहा था, विष्णु कुमार, संजय परांडे, इन लोगों से, तो उन्होंने बताया कि शायद 2021 में वो सेल बंद कर दिए गए हैं और क्राइम ब्रांच ने इन लोगों को रखने के लिए एक सेपरेट और एक फैसिलिटी बनाई है। और वो इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक डॉग स्क्वाड का ऑफिस भी हुआ करता था एक ज़माने में। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी थे वहाँ पे, कुछ काफ़ी कुछ इमारत में होता था। और वहीं से पीछे से एक रास्ता, कंपाउंड से गेट है जो बंद कर दिया जाता था रात को, वो रास्ता जो है वो स्पेशल ब्रांच की इमारत में जाता है। वही स्पेशल ब्रांच जिसके बिल्कुल सामने जब वो अटैक हुआ था अजमल कसाब वाला, वहाँ पे हेमंत करकरे और विजय सालासकर को, अशोक कामटे को उसी स्पेशल ब्रांच के ऑफिस के सामने उनकी जीप के अंदर बैठे मार दिया गया था। तो दोस्तों ये बहुत एक ऐतिहासिक कमरा है, उसको मुझे लगता है संभाल के रखना चाहिए था और उसमें इस किस्म के सब लोगों की तस्वीरें लगा के रखना चाहिए था, ताकि आने वाले क्रिमिनल्स को पता चलता कि हमसे पहले यहाँ कौन कौन आ चुका है। ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती। पुराने लोगों से और बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स के नाम भी आते हैं, उसमें बहुत बड़े पुलिस के ऑफिसर भी बंद रहे हैं जो किसी न किसी क्राइम में पकड़े गए थे। तो दोस्तों आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।